चलो चलो देखो, अब शुरू करने जा रहा हूँ विद्युत वाहक बल। बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में। अब तक तुम लोग जो पढ़ रहे थे ना, उसमें एक चीज गड़बड़ पढ़ते हुए आ रहे थे। अब तक जो चीजें पढ़ रहे थे, देखो ध्यान से, नहीं तो कुल उड़ जाएगा। मेन अब चालू हो रहा है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। देखो, कोनो बात ना सुनो, खाली विद्युत वाहक बल जो होता है, इसको पढ़ने के बाद तुमको लगेगा कि अब तक जो विभवांतर तुम लोग पढ़ रहे थे, विभवांतर के बारे में, सेल बैटरी का जो विभवांतर रहता था, सेल का रहता था कि नहीं, वी मान के चलते थे, वी बराबर आई आर, ओम का नियम भी लेते थे कि नहीं, वो कुछ और था। अब उसी बैटरिया की जगह वी वोल्ट नहीं लिखेंगे, अब कुछ और लिखने लगूंगा। तो अब लगेगा तुम लोगों को अब तक गलत पढ़ रहे थे, इसका मतलब। तो गलत नहीं पढ़ रहे थे, वो भी सही था। बस वहाँ पे हम लोग जो वोल्टता ले रहे थे, जो विभवांतर ले रहे थे, वो टर्मिनल विभवांतर रहता था, मतलब किसी भी प्रतिरोध के सिरों के मध्य का विभवांतर लेते थे डायरेक्ट, और वहाँ का जो रहता था वही बैटरी पे दिखाते थे, ठीक है ना। लेकिन बैटरी का जो खुद का विभव होता है वो अलग होता है। केमिस्ट्री में एक चैप्टर मिलेगा विद्युत रसायन नाम से, उसमें विद्युत वाहक बल के बारे में अंदर तक बताया जाएगा, अंदर तक ज्ञान दिया जाएगा, कहाँ से आता है विद्युत वाहक बल। समझ में आई बात? केमिस्ट्री में है, विद्युत रसायन वाले चैप्टर में। यहाँ पे मैं अंदर वाली चीज़ें नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा इस विद्युत वाहक बल का यहाँ मतलब क्या है, कहाँ लगता है, और इसके कारण होता क्या है, ठीक है ना। बस इतनी ही चीज़ें बताऊंगा, मैं अंदर तक नहीं बताऊंगा कि ये कैसे पैदा होता है, कहाँ से आता है, वो केमिस्ट्री में जानोगे। क्योंकि सेल या बैटरी जो होती है उसमें अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है ना, उसके कारण सेल बनता है, बैटरी बनती है। तो वो अंदर की चीज़ें केमिस्ट्री में पढ़ाई जाएंगी, ठीक है ना। विद्युत रसायन वाला चैप्टर मैं पढ़ाया था पिछली बार, मुझे पता है क्या क्या होता है, लेकिन वहाँ पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, यहाँ बताऊँगा तो पता चला केमिस्ट्री के पढ़ाने लगूंगा, भूल जाऊँगा फिजिक्स पढ़ा रहा। इससे अच्छा कि ऊपर से ही पढ़ो जितना फिजिक्स में पढ़ना है, ठीक है ना। जब तुम लोग पढ़ोगे विद्युत रसायन वाला चैप्टर तो उसमें क्लियर हो जाओगे क्या चीज़ है। वहाँ भी विद्युत वाहक बल नाम से फार्मूला आएगा, वहाँ भी प्रतिरोध आएगा, प्रतिरोधकता आएगी, चालकता आएगी, सब कुछ आएगा उस चैप्टर में, ठीक है ना। बाकी यहाँ हमको विद्युत वाहक बल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, बस थोड़ा सा ही समझना है। देखो क्या, जैसे मान लो बाजार गए और एक बैटरी खरीद के लाए, बाजार गए और एक क्या खरीद के लाए, बैटरी या सेल कुछ भी खरीद के लेके आए, ठीक है ना। बाजार जाके एक बैटरी या सेल कुछ भी खरीद के लाए, मैं यहाँ पे एक सेल बना दिया हूँ, ये क्या है, हमारा सेल है, ठीक है ना, खरीद के लाए। इसका वोल्टेज जो था, विभवांतर जो था, वो था मान लो 10 वोल्ट। कितना था? 10 वोल्ट में ही समझ लेते हैं, कौन जो ढेर तो ले लेगा। इसका विभवांतर कितना था? 10 वोल्ट, ठीक है ना। बैटरी मार्केट से खरीद के लेके आए, सेल सेल बनाया हूँ मैं, सेल खरीद के लेके आए बाजार से, उस सेल का विभवांतर कितना है? 10 वोल्ट। उस सेल का, उस सेल पे लिखा है कि ये कितने वोल्ट का है? 10 वोल्ट का। इसको घर ले जाके एक बल्ब से जोड़ दिए, इस सेल को क्या किए, ले जाके एक बल्ब से जोड़ दिए। इसमें बल्ब का प्रतीक कैसे बनाया जाता है? इस टाइप से बनाया जाता है, ये विद्युत बल्ब है, ये क्या है? विद्युत बल्ब है। ले जाके जोड़ दिए, मन करे तो कुंजी भी लगा लो। ये क्या है? कुंजी है। क्या बताओ, बल्ब जलेगा अभी? क्योंकि अभी कुंजी बंद नहीं है। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट मैं बना दूंगा, अब इसका नाम क्या हो जाएगा? बंद कुंजी। इसको एक तरीके से और बनाया जाता है, एक तो ये तरीका हो गया, अब इसको मिटा के दूसरा वाला ही बता देता हूँ। एक तरीका ये है, ऐसे, ये अभी खुली कुंजी है, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे ये जाके इसी में जुड़ जाता है,
और सर्किट क्या हो जाता है पूरा। और जैसे ही सर्किट पूरा होता है धारा बहना प्रारंभ हो जाती है। और जैसे ही धारा बहती है ये बल्ब जलने लगता है, ये बल्ब क्या होने लगता है, जलने लगता है। ठीक है ना। फिर एक वोल्ट मीटर लिया जाए, अगर प्रैक्टिकल करना तुम लोग, एक वोल्ट मीटर लिया जाए और इसी बल्ब के सिरों के मध्य जोड़ दिया जाए। एक विभव मापी लिया जाए और इसी के सिरों के मध्य क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए। तो जानते हो क्या होगा, इस पे जो रीडिंग देगा, देना कितना चाहिए, 10 वोल्ट। उसी को नापने के लिए बनाया गया ना उसको। अगर 10 वोल्ट से कनेक्ट किए हो बल्ब को तो बल्ब पे भी कितना तुमको लग रहा है आएगा, 10 वोल्ट। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर तुम 10 वोल्ट की बैटरी लेके आए हो और उससे बल्ब जलाए तो उस बल्ब पे जब विभव मापी लगा के नापोगे ना तो 10 वोल्ट नहीं आएगा, उससे कम आएगा, ज़्यादा भी नहीं आएगा। उससे क्या आएगा, कम। मतलब 10 वोल्ट से क्या आएगा, कम। अब कम कुछ भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, दशमलव में भी हो सकता है। समझ में आई बात। लेकिन 10 से क्या आएगा, कम आएगा। अब 10 से कम कितना आ सकता है, मान लेते हैं 8 वोल्ट आ गया या 6 वोल्ट आ गया, कुछ ऐसा लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में थोड़ा सा हमको आसानी है। ठीक है ना। तो मैं मानता हूँ ये रीडिंग बता रहा है कि इसके सिरों के मध्य जो विभवांतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8 वोल्ट। कितना आ रहा है, 8 वोल्ट। हो गया घपला। लाए थे 10 वोल्ट, बल्ब से जोड़े तो लगा कि 10 वोल्ट से चल रहा है, लेकिन जब नापे तो कितना पता चला, 8 वोल्ट है। एक एक पॉइंट ध्यान से समझना, कुछ है नहीं इस टॉपिक में। अगर इतना समझ में आ गया तो समझ लो आधा से ज़्यादा समझ चुके हो। ठीक है ना। अभी कुछ समझाया ही नहीं कहा खाली बताया 10 वोल्ट का सेल लेके आए, ले जाके बल्ब से जोड़ दिए। अब बल्ब से जोड़ने के बाद जब उस पर चेक किए कितना वोल्टेज आ रहा है तो कितना दिखा रहा था, 8 वोल्ट। कितना दिखा रहा था, 8 वोल्ट। मतलब 10 से कम ही दिखाएगा, कुछ भी दिखा सकता है। मैंने मान लिया कितना दिखा रहा है, 8 वोल्ट। तो कै वोल्ट कम दिखाया, गया कहाँ 2 वोल्ट, कहीं ना कहीं गायब हुआ होगा। उसी को खोज लो, और खोज लोगे तो समझ लो विद्युत वाहक बल मिल गया। 2 वोल्ट कहाँ गया, उसी को क्या करना है, खोजना है। तो देखो क्या होगा, जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा यहाँ से धारा बहना प्रारंभ होगी, प्लस से माइनस की ओर बहती है धारा, बहती है कि नहीं, प्लस से माइनस की ओर धारा बहती है। मान लो यहाँ जो बल्ब का प्रतिरोध है, बल्ब में प्रतिरोध होता है, पंखे में प्रतिरोध होता है, हर डिवाइस में प्रतिरोध तनी मनी होता है। इसका प्रतिरोध मान लेते हैं 4 ओम। कितना ओम है, 4 ओम। यहाँ से धारा जो प्रवाहित हुई वो कितने एम्पियर की है, 2 एम्पियर की। तब ने 2 चौक के 8 वोल्ट दिखाएगा, दिखाएगा कि नहीं, नहीं तो कुछ और दिखाता ना। अगर मैं 5 मान लेता 2 बजे 10 डायरेक्ट दिखा दूँ। लेकिन अगर 8 वोल्ट दिखा रहा है तो अगर 2 एम्पियर की धारा जा रही होगी तो 4 ओम प्रतिरोध हुआ ना। V बराबर I इंटू आर होता है कि नहीं, होता है ना। तो I इंटू आर करो तो 8 आना भी चाहिए। 10 वोल्ट से जोड़े थे, 8 वोल्ट दिखा रहा था, मतलब 2 एम्पियर की धारा जा रही है, बल्ब का प्रतिरोध 4 ओम है कि नहीं। तो 2 ओम कहाँ गया, हाँ 2 वोल्ट कहाँ गया। अब इधर तो कहीं गायब हुआ नहीं है, क्योंकि इधर का प्रतिरोध हमको पता है, जो भी खा सकता था ये 4 ओम खा सकता था। ठीक है ना। 8 वोल्ट मिला है, 2 वोल्ट गया कहाँ, 2 वोल्ट। देखो धारा, ये सेल क्या काम करता है, सेल का काम क्या है, ये जो सेल बना है इस सेल का काम क्या है, ये सेल मैं दिखाया हूं ना कि ये क्या है, सेल। ये सेल क्या काम करता है, क्या ये धारा देता है, धारा चालक में बल्ब को ये धारा दे रहा है, नहीं, ये धारा प्रवाहित कराने का काम करता है। मतलब चालक में आवेशों को गति प्रदान करता है, चलाता है बस। जब ऊर्जा खत्म हो जाती है चलाना बंद कर देता है और बल्ब बंद हो जाता है। आई बात समझ में। तो सेल का काम क्या है, आवेश को परिपथ में चलाना। इसका काम क्या है, आवेशों को परिपथ में
चलाना, आवेशों को परिपथ में चलाना। ये सेल खूब यह चलाने का काम कर रहा है, ठीक है ना, खूब चलाने का काम कर रहा है। तो जब आवेश चलेगा, ऐसे ऐसे चल के गया, नहीं धारा प्लस से माइनस की ओर बढ़ रही है तो आवेश माइनस से प्लस की ओर चलते हैं। तो जब आवेश ऐसे ऐसे चलना शुरू करेंगे, तो जब यहाँ तक पहुँचेंगे तो फिर बैटरिया में से घुस के एक तरफ से घुसेंगे अंदर में, घूम फिर के फिर बल्ब से निकलेंगे। होता क्या है देखो, केमिस्ट्री में का मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ तुम लोगों को। जब बैटरी या सेल वोल बनाया जाता है ना, सेल विद्युत अपघटनी सेल, डेनियल सेल, सब पढ़े हो गए अगर चैप्टर पढ़े हो गए तो उसमें क्या होता है, दुईठे इलेक्ट्रोड बनाया जाता है। इलेक्ट्रोड कैसे बनता है, जैसे कोई छड़ लेना है हमको, उसको उसी के जली विलयन में डुबो देना है, विलयन तैयार हुआ, इसी में हम एक धातु की कोई छड़ डुबो देंगे उसी के जली विलयन में, ठीक है ना। और एक दूसरा लेंगे, इसमें भी एक छड़ को डुबोना रहेगा, ठीक है। और इसमें एक, इसको क्या बोलते हैं, कोई ब्रिज नाम होता है, लवण सेतु, इसको क्या बोलते हैं, लवण सेतु। इसमें एक धनात्मक होता है और एक मतलब एक प्लस टर्मिनल बनता है और एक माइनस टर्मिनल। तो मान लो ये वाला प्लस वाला है और ये वाला क्या है, माइनस। मैं एनोड कैथोड सब में ही बता रहा हूँ। ऐसे ही सेल बनता है, ठीक है ना, एक प्रकार का इसका बना दिया ऊपर ऊपर, ठीक है। इसमें बहुत चीज़ें भरी होती है, लवण सेतु में भरा जाता है KCl, इसमें ये कापर की छड़ होती है, ये उसकी होती है एल्युमिनियम की होती है, या उसका जो भी। तो क्या हो रहा है, ये मान लो प्लस वाला है और ये वाला माइनस, ये छोटका होगा, ठीक है ना। तो जब आवेश चलते चलते इसे घूम के आएगा, तो ऐसे प्लस के माध्यम से इसमें जाएगा, इसमें से ऐसे होते हुए फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें से निकलेगा ना, निकलेगा कि नहीं। तो सेल के अंदर भी नाच रहा है आवेश, ऐसा नहीं है कि खाली बाहरों में तरवे में घूम रहा है। समझ में आई बात। और जब सेल के अंदर नाच रहा है तो सेल का अपना भी कुछ प्रतिरोध होता है। जब इसके अंदर प्रवेश करेगा, नाच उच के निकलेगा घूम फिर के, तो कुछ यहाँ भी उसके मार्ग में रुकावट पैदा होगी। मतलब सेल का अपना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होता है, सेल का अपना कुछ आंतरिक क्या होता है, प्रतिरोध होता है। सेल का अपना कुछ आंतरिक क्या होता है, प्रतिरोध होता है, ठीक है ना। और जब आवेश चलते चलते इसके अंदर प्रवेश करता है तो कुछ वहीं पे विभव का, विभवांतर का नुकसान हो जाता है। कुछ विभवांतर का क्या हो जाता है, कहाँ हो जाता है, सेल के अंदर। तो मैं बोल रहा था ना 10 वोल्ट लाए, 8 वोल्ट दिखा रहा है, 2 वोल्ट गया कहाँ, तो 2 वोल्ट ये बैटरी सेल खा गया। जब धारा इसे घूम के गई होगी इसमें से, तो इस सेल का कुछ आंतरिक प्रतिरोध रहा होगा, उसको हम कैसे दिखाते हैं, तो देखो ऐसे दिखाते हैं, ऐसे मिटा के नहीं दिखाते हैं, ऐसे प्रतिरोध बनाएंगे और इसको ऐसे डॉटेड में पैक कर देंगे। ये क्या बताता है कि इस सेल का ये आंतरिक प्रतिरोध है जिसे छोटका आर बोलते हैं। यह छोटका आर 2 वोल्ट खा गया, यह छोटका आर का किया 2 वोल्ट खा गया, इसीलिए 8 वोल्ट दिखा रहा है। समझ में आई बात। तो अब तक जो तुम लोग V पढ़ते थे ना, वो ये वाला V रहता था, जितना वोल्ट लगा रहे हो उतना वोल्ट यहाँ पे नहीं मिलता था। जो ओम के नियम में V बराबर IR है, वो ये वाला V है, 8 वोल्ट वाला, 8 वोल्ट वाला विभवांतर है, ये वाला अलग होता है। हम यही वाला बार बार यहाँ पे दिखाते थे, समझ में आई बात। लेकिन अब जो सेल का कुल विभवांतर होगा उसी को बोलेंगे विद्युत वाहक बल। मतलब ये जो 10 वोल्ट का सेल लेके आए थे, तो ये जो 10 वोल्ट है वो क्या है, विद्युत वाहक बल। और ये जो 8 वोल्ट है इसका नाम होता है टर्मिनल वोल्टता। इसका नाम क्या होता है, टर्मिनल वोल्टता, ठीक है ना। समझ में आई बात। तो अगर हम टर्मिनल वोल्टता और इस सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण जो नुकसान हो रहा है, जितने वोल्टेज का नुकसान हो रहा है,
उन दोनों वोल्टेज को जोड़ दें तो कितना आएगा? 10 आएगा कि नहीं? 8 यहाँ दिखा रहा है, 2 वोल्ट का नुकसान हुआ, दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 10। इसको निकालने के लिए V बराबर आई आर कर लोगे, इसको भी निकालने के लिए क्या करोगे? V बराबर इस R का मान कितना होगा यहाँ पे? 1 ओम। कितना होगा? 1 ओम। तभी ना 2 एम्पियर का धारा आएगी, तो 1 दूना 2, V बराबर आई आर होता है ना, कि V बराबर R होता है, 2 वोल्ट 2 ओम डायरेक्ट कर रहे हो, 1 एम्पियर की धारा नहीं बह रही है, धारा कितने एम्पियर की है? 2 एम्पियर की। और तुमको वहाँ पे 2 वोल्ट चाहिए, तो 2 में 1 से गुणा करोगे तब बन 2 वोल्ट आएगा। देखो यहाँ पे अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, तो मैं इसी का एक अच्छा सा चित्र यहाँ बनाता हूँ, उसमें मैं ये 4 8 8 नहीं दिखाऊंगा। तुमको समझ में आ चुका है, 10 वोल्ट लाइट है, 8 वोल्ट दिखा रहा था, 2 वोल्ट गायब। वो कहाँ गायब हुआ? सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण। तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण जो भी विभव आएगा वह नुकसान हुआ होगा। आंतरिक प्रतिरोध के कारण विभव कितना आया? V बराबर आई आर करो, V बराबर आई इंटू स्मॉल आर करोगे ना, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध का बोल रहा हूँ। तो V बराबर आई, दरवा तो है, घूम रही है, सेला के अंदर हो बाहर हो, तो 2 एम्पियर इंटू आर 1 ओम, 2 गुड़े 1, 2 वोल्ट आया ना, और ये 2 चौके 8 वोल्ट, 8 2 10 वोल्ट। मतलब आंतरिक प्रतिरोध के कारण जो विभव का नुकसान हो रहा है वो, और जो प्रतिरोध पे विभव होगा, प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभव होगा बाहर वाले पे, उसको टर्मिनल वोल्टता बोलेंगे, उसको जोड़ दिया जाए तो हमको विद्युत वाहक बल मिल जाएगा। विद्युत वाहक बल क्या होता है? जो एक सेल का कुल विभवांतर होता है, उसी को बस नाम दे दिया गया क्या? विद्युत वाहक बल। तो हुआ क्या यहाँ पे? एक ऐसे सेल लेके आए, एक ऐसे क्या लेके आए? सेल लेके आए, कुछ वोल्ट का रहा होगा, कुछ वोल्ट का रहा होगा, जितने भी वोल्ट का रहा होगा वो उसका क्या कहलाएगा? विद्युत वाहक। मैं बोला ना 10 वोल्ट ही क्या है? विद्युत वाहक बल। तो इसको जितना भी वोल्ट का लाए हो ये उसका क्या है? विद्युत वाहक बल। और इसे बड़का ई से प्रदर्शित करते हैं। किसी किसी बुक में छोटका ई भी लिखा हुआ है। अब छोटका ई बड़का ई क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इसी के पीछे हम लोग विद्युत क्षेत्र पढ़ के आए हैं। विद्युत क्षेत्र में कैपिटल ई विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा था ना। तो ध्यान रखना, अगर कैपिटल ई लिख रहे हो तो इस चैप्टर में विद्युत वाहक बल को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। इसी चैप्टर में तुम लोग विद्युत क्षेत्र का भी यूज करके आए हो, किए हो कि नहीं? अरे अनुगमन वेग भूल गए, याद है ना? तो विद्युत क्षेत्र अगर इसको दिमाग में रख सकते हो, अगर विद्युत क्षेत्र नहीं मान रहे हो, यहाँ पे विद्युत वाहक बल मान रहे हो, तुम लेके चल सकते हो। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इस्माली ले लो, अब इस्माली को इलेक्ट्रॉन का आवेश लिख दोगे तब भी गड़बड़ है कि नहीं? कहीं कहीं देखोगे ना, कुछ लोग स्टाइल में लिखते हैं इसी विद्युत वाहक बल को, ऐसे लिखते हैं, ऐसे जवन मन तवन लिख लेना, ठीक है। ये मुझे लिखना नहीं आता अच्छे से। माना सही है, अगर गलत है तुमको पता है तुम लिख लेना। तो जो भी सेल लेके आए उसका विद्युत वाहक बल कितना है? कि सेल है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध भी होगा, है कि नहीं? ये सेल का क्या है? आंतरिक प्रतिरोध, जिसका नाम है छोटका आ। फिर इसी सेल का है तो हम इसको कैसे पैक कर देंगे? इसे डब्बा में, ठीक है ना, ऐसे पैक कर लिए। अब उसके बाद ऐसे ऊपर जाके इधर बल्ब जोड़े थे कि नहीं? इस बल्ब का कुछ प्रतिरोध था, पहले 4 ओम दिखा रहे थे, अब ना पता कितना है। तो हम लोग मान लेंगे 12वां वाला प्रतिरोध कितना? बड़का आर, कैपिटल आर, ठीक है ना। और यहाँ का जो भी वोल्टता होगी इसके सिरों के मध्य वो कितना होगी? V होगी कि नहीं? और मान लो अगर सेल से धारा I प्रवाहित हो रही है तो इस V के बराबर हम क्या लिख सकते हैं? I इंटू, ठीक है ना।
और यहाँ पे जो आंतरिक प्रतिरोध है, इस आंतरिक प्रतिरोध का जो विभव होगा उसको क्या लिख सकते हैं, आई इंटू स्मॉल आर लिख सकते हैं कि नहीं। वी बराबर आई आर होता है, वहाँ कैपिटल आर था तो कैपिटल आर, यहाँ स्मॉल आर है तो स्मॉल आर। इतना वोल्ट नुकसान हुआ और इतना टर्मिनल वोल्टता है, दोनों को जोड़ देंगे ई का मान आ जाएगा। आएगा कि नहीं। 8 और 2 जोड़ रहे थे 10 आ रहा था। उसी तरह आई इंटू कैपिटल आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर करोगे तो क्या आएगा, कैपिटल ई। चित्रानुसार चित्रानुसार ई बराबर V प्लस आई इंटू आर। इस V के जगह हम कैपिटल आई इंटू कैपिटल आर भी रख सकते हैं, बाद में रखेंगे, पहले तो हमको यही समझ में आ रहा है। जहाँ E क्या है, अच्छे से थोड़ा लिख देते हैं, E क्या है, विद्युत वाहक बल है। इसको शॉर्ट में ई एम एफ भी कहते हैं। इलेक्ट्रो क्या बोले हो, विद्युत चुंबकीय बल है। अब मैं बताऊंगा ही नहीं, तुम सोच के बताओ। ई एम एफ अगर मैग्नेटिक बोलोगे तो विद्युत चुंबकीय बल हो जाएगा ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोल रहा है। मैं विद्युत वाहक बल पढ़ा रहा हूँ, ये विद्युत चुंबकीय बल पढ़ रहा है। ये क्या है, टर्मिनल वोल्टता। आई धारा है, स्मॉल आर क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ये आ गया फार्मूला, समझ में आया। अगर विद्युत वाहक बल पूछता है तो V प्लस आई इंटू आर कर सकते हो। यहाँ से छोटका आर का मान निकालते हैं, नया नया देखने को मिला है छोटका आर, आंतरिक प्रतिरोध। कभी कभी उसको भी पूछ सकता है, हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ से अगर मैं आई इंटू आर बराबर निकालूं, आई इंटू छोटका आर बराबर, तो ये हो जाएगा इधर आके ई माइनस वी, और आई वार ढकेल दो तो आर बराबर आ जाएगा ई माइनस वी बटे। एक तो ये फार्मूला हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है, V बराबर आई इंटू आर होता है, वो छोड़ो वो गड्ढूर हो जाएगा। आई बराबर क्या लिख सकते हैं, V बटे आर। तो आर को ऊपर भेज देंगे, तब भी कोनो खास फायदा नहीं लग रहा है, तब भी वह चीज़ आएगी। यही फार्मूला याद कर लो, यह बहुत है। और भी अगर बनाना चाहो तो बन सकता है, ठीक है ना। यह बहुत है, इतना आंतरिक प्रतिरोध निकालने का फार्मूला हो गया। आया समझ में। हाँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। मैग्नेटिक फोर्स अब मत बोलना कभी, पीछे मैग्नेटिक फोर्स आगे है। क्या स्कूल में चुंबक पढ़ा रहे हैं का, तो आशीष सर का बोले थे, तो तुम कह रहे हो मैग्नेटिक फोर्स बोले थे। अच्छा चलो, केमिस्ट्री में है, केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से विद्युत वाहक बल के बारे में है, अंदर तक है क्या कैसे बनता है विद्युत वाहक बल, ठीक है ना। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करके निकाला जाता है, ठीक है। बाकी वो कुल छोड़ो, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाता हूँ। ये समझ में आ गया। अब दिक्कत होगी विद्युत वाहक बल से, नहीं होगी। अब देखो, अब चलते हैं किरचॉफ के नियम पे, ठीक है ना। कौन से नियम पे, किरचॉफ के नियम से। बड़ा निक नियम है, मज़ा बहुत आता है, और हो तो एकदम आसान है, वाले मज़ा आता है। कठिन रहता तो कहाँ से मज़ा आता तुम लोग, अभी तक देखी नहीं होगा। अभी तक किरचॉफ का नियम नहीं देखी थी।
किरचॉफ के नियम में एक किरखौफ लिखा होता है। किरचॉफ की अगर स्पेलिंग देखोगे ना तो लगा रहेगा किरखौफ लिखा है, मतलब बहुत खौफनाक नियम हो सकता है, लेकिन बहुत लुल्ल होता है। देखो ये तरवर हम बज के गिर नहीं जाओ। किरचॉफ का नियम हाँ हाँ होता है। किरचॉफ का नियम, दो नियम है। पहला तो एकदम आसान है, पहला काम उतना ना हो, तनी मनी हो, लेकिन दूसरा बहुत अच्छा नियम है और उसकी एक अलग से चिन्ह परिपाटी होती है। जो चिन्ह परिपाटी समझ गया उसके लिए सब सवाल आसान है, जो नहीं समझा उसको लगभग नहीं करेगा कि वो फिजिक्स पढ़ रहा है, उसको लगेगा गणित पढ़ाया जा रहा है और ये गणित उसके समझ से बाहर है। ठीक है ना। तो देखो पहला नियम, पहले नियम को हम एक और नाम से जानते हैं, अभी एक ही नाम बताऊंगा उसके बाद दूसरा बताऊंगा। पहले ही बोल दिया एक और नाम से जानते हैं, पहला बताया ही नहीं हमको। पहले नियम को बोलते हैं धारा का नियम। क्या बोलते हैं? धारा का नियम। दूसरा नाम क्या है? संधि का नियम। ठीक है ना। तो किसी भी नियम से पूछ सकता है। ठीक है ना। अब देखो इसमें होगा क्या, धारा का नियम, तो धारावाही दिखेगी इधर उधर और का दिखेगी, जब धारा का ही नियम कहते हैं धारा दिखेगी इसमें। जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, अब देखना खूब डिजाइन बनेगी ये एक पॉइंट है। ठीक है ना। इसी पॉइंट पे आके कई सारे तार जोड़ दिए गए, ऐसे ही तार आ रहा है, ये क्या आ रहा है? तार है। ऐसे ही क्या आ रहा है? तार है। ऐसे ये क्या जा रहा है? ऐसे ये क्या जा रहा है? अब जरूरी नहीं इसे डिजाइनियम ले जाओ, सीधे भी ले जा सकते हो। ऐसे ये क्या जा रहा है? तार है। ये सब क्या है? तार है। ये आयरन से कुछ धारा आ रही है, I1 और I2, और यही धारा आते आते यहाँ पे मिलेगी, मिलेगी कि नहीं? और मिलने के बाद चार रास्ते उसको मिलेंगे जाने के लिए। इसी I1 और I2 में से कुछ धारा इस रास्ते पे जाएगी जिसका नाम होगा I3, कुछ धारा इस रास्ते पे जाएगी जिसका नाम होगा, कुछ धारा इस रास्ते पे जाएगी जिसका नाम होगा I5, और कुछ इस पे जाएगी जिसका नाम होगा I6, I6। ठीक है ना। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, बुद्धि होगी तो लगा लेना। जितना आई उतने न जाई, कि जितना आई तो उसे फातिल चल जाई, ऐसा नहीं ना होगा। अगर 50 एम्पियर आया तो निकलेगा भी तो 50 एम्पियर। अच्छा आई जॉन पॉइंटिया है, इसका नाम क्या है? उसको क्या बोलते हैं? तार संधि। इसको क्या बोलते हैं? तार संधि। आई बात समझ में? इसीलिए इसको संधि का नियम भी कहते हैं। आई बात समझ में? जितना धारा आई उतने बाहरे जाई, ऐसा याद कर लो, याद हो गया। यह नियम है, जितना धारा आई उतने वापस जाई। I1 और I2 अगर आई धारा, I1 और I2 मिल के धारा आई है, और जाने वाली धाराएं कितनी हैं? I3, I4, I5 और I6। I3, I4, I5, I6। अगर इनकुल के जोड़ दिया जाए और वो ईद उनहुन के जोड़ने के बराबर हो जाए तो इसका मतलब वही ना हुआ कि जितना आई उतने जाई। आई दुइये गई चार रास्ते पे, चारों रास्तों का धरवा जोड़ दिया, दुराउन के क्या हो गई? दुराउन के योग के क्या हो गई? तो जितनी धारा आई उतने धारा, ये किरचॉफ का पहला नियम, जिसे धारा का नियम भी कहते हैं। अब इसको तनी अच्छे से लिखो किताबी भाषा में।
तो क्या लिखोगे, किसी भी संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है ना, समझ में आई बात। और अगर ऐसा लिखने में मेहनत लग रही और छोटा लिखना चाहते हो तो कुलाइन के यार बुला लो, I1 प्लस I3 इधर आई के I4 माइनस, कुल माइनस हो जाएगा I4 I5 और I6 बराबर। ऐसे भी बोल सकते हो कि किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। ये संधि है ना, या फिर एक ही में मिक्स करके बोल लो, आने वाली और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। ये बहुत सिंपल है, ठीक है ना। किसी भी संधि पर क्या लिख रहा था, आने वाली और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है ना। लेकिन इस पे मैं थोड़ा सा गड़बड़ बोल दिया, मैं बोला कि आने वाली तथा जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर होता है, ये भी बोल दिया था, और यहाँ शून्य होता है, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। ऐसे लिखोगे, किसी भी संधि पर आने वाली धारा तथा जाने वाली धाराएं बराबर होती हैं। बीजगणितीय योग नहीं, प्लस ही हो रहा है ना, बीजगणितीय योग तो यहाँ हुआ, माइनस भी है प्लस भी है। बीजगणितीय योग का मतलब क्या, कंडीशन के हिसाब से प्लस माइनस लगाते हैं ना। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एग्जाम्पल देखो, यही झीन के एग्जाम्पल बता देता हूँ, क्योंकि दूसरा भी तो नियम यही बताना है, मिटाऊंगा फिर लिखूंगा, बड़ा मेहनत लग जाएगी, यही बता देता हूँ। एग्जाम्पल में क्या लेंगे, जैसे मान लो यहाँ से एक तार आया, इनमें से 2 एम्पियर का धारा आई, फिर एक तार यहाँ से आया, इसमें से 3 एम्पियर की धारा आई, एक तार यहाँ से गया, इसमें से 1 एम्पियर की धारा गई है। डायरेक्शन देखना, ऐसे डायरेक्शन बनी हुई, मतलब धारा गई है, आई नहीं। अब पूछ रहा है कि बताओ हे तरवा में से कितनी धारा गई होगी, मान लेते हैं आई, और यही आई का मान निकालना है। तो आने वाली और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, या आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराएं क्या होती हैं, बराबर हो। आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के क्या होता है, ये वही लिखा है, आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग, और ये लिखा है आने वाली तथा जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य। ठीक है ना। तो अब मैं ऐसा लिखता हूँ, आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। आने वाली धाराएं 2 हैं, एक 2 एम्पियर और एक 3 एम्पियर, और जाने वाली धाराएं 2 हैं, एक 1 एम्पियर है और एक आई, और यही आई का मान निकाले क्या, तो 2 3 5 इक्वल टू 1 प्लस आई, 1 को यार ढकेल दो, आई बराबर कितना आ जाएगा, मतलब कितना धारा जाई, तब्बन पांठ आयल पांठ गईल। समझ में आई बात, हाँ समझ में, बस दूसर का नियम हो, लेकिन सदिश योग नहीं होगा, बताया हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं बताया। क्या हुआ जी, ऐसा नींद लग रही है, और देवलिया लिख रहे हैं, कलमिया ले तो दसा ले तन अभी हम दसा लो तनी से, जौन जो कारनिया अगवा के निकला है ना, उसी पे दसाओ, देखो बाहर निकल जाए। चलो देखो, दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम, इसको बंद लूप का नियम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बंद लूप का दूसरे नियम का नाम है।
नमवे से पता चल गया कि ये कब काम करेगा, जब कोई बंद लूप रहेगा। जब कोई बंद लूप रहेगा मतलब परिपथ कहीं से खुला हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब उधर धारा प्रवाहित हो रही होनी चाहिए। धारा नहीं प्रवाहित हो रही होगी तो ये नियम काम नहीं करेगा, क्योंकि नमवे बंद लूप है। और जब भी लूप बंद रहेगा, परिपथ बंद रहेगा, तो धारा बहेगी। ठीक है ना। तो बंद लूप का नियम बोलो या बंद परिपथ का नियम बोलो, एक ही बात है। बंद लूप का नियम, दूसरा वाला नियम। ठीक है ना। देखो ये भी आसान ही है, कुछ है नहीं। मैं दो टाइप का परिपथ बना रहा हूँ। एक ये सेल है, देखो विद्युत वाहक बल पढ़ चुके हो, तो इस सेल का विद्युत वाहक बल मान लेते हैं कितना है, ई है। ठीक है ना। इस सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, ई है। यहाँ पे एक प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध का मान R है, और इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। ठीक है। एक और बंद लूप बना रहा हूँ, ये बंद लूप है। ठीक है ना। एक और बंद लूप बना रहा हूँ। इस बार दूसरे सेल जोड़ दिया। इसका विद्युत वाहक बल क्या है, E1। इसका विद्युत वाहक बल क्या है, ऊपर आ गए। यहाँ पे एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है जिसका मान है R1। एक प्रतिरोध यहाँ पे जुड़ा हुआ है जिसका मान है, ठीक है। दोनों सेलवा के मिला के धारा प्रवाहित हुई आई। ये धारा यहू में जाएगी और यहू में जाएगी, दोनों में धारा आई जाएगी और वापस आएगी। ये होगा। दो परिपथ दिख रहा है, एक में एक का सेल एक का प्रतिरोध, दूसरे में दो सेल दो प्रतिरोध। अब ऐसा नहीं है कि जितना सेल उतना प्रतिरोध, दो सेल एक प्रतिरोध हो सकता है, दो सेल 50 प्रतिरोध हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि दो यहाँ दो और आना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। अब सेकंड नियम क्या बोलता है, बंद लूप का नियम क्या बोलता है कि कौनो एक कोना पकड़ लो और उस कोने से चलना शुरू करो, एक लूप में केवल, सभी लूपों में एक साथ नहीं, बारी बारी से। ये तो एक का लूप है, ये भी एक ही है। जब सवाल लगाएंगे तो उसमें एक से ज़्यादा लूप मिलेंगे, तो तुम जैसे भी मन करे वैसे चलो। ज़्यादातर हम प्लस वाला टर्मिनल पकड़ के चलते हैं या कोई कोना पकड़ के चलते हैं। मान लो इस कोने को पकड़ के चले और ऐसे घूम के आ गए, एक बार जहाँ से चलना वहीं वापस आना है। इस कोने से चले और ऐसे घूम के वापस आ गए। वही काम इसमें भी किया, आई कोना पकड़े ऐसे घूम गए, एक बार इस कोने से ऐसे घूम के वापस आ गए। जब घूमोगे तो रास्ता में कुछ मिलेगा। यहाँ से घूमना शुरू किया, रास्ता में एक प्रतिरोध मिला, फिर घूम के आए एक सेल मिला, फिर वापस पहुँच गए। तो रास्ते में इसके दो चीज़ें मिली, एक प्रतिरोध और एक सेल। प्रतिरोध के सिरों के मध्य जो विभवांतर होता है उसका नाम टर्मिनल वोल्टता। अभी गरम गरम पढ़ाया हूँ यहीं पे। ठीक है ना। और ये क्या है, विद्युत वाहक बल। ठीक है ना। ये क्या है, विद्युत वाहक बल। तो किरचॉफ का दूसरा नियम यही बोलता है कि जब लूप में चलोगे तो आने वाला प्रतिरोध जो होगा, आने वाले प्रतिरोधों पर जो टर्मिनल वोल्टताएं होंगी, टर्मिनल वोल्टता का मतलब V का मतलब I इंटू आर, मतलब यहाँ का जो I इंटू आर है इसको मैं टर्मिनल वोल्टता बोल सकता हूँ ये। और सेल में जो परिपथ में जो आने वाला जो सेल है उसके विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। आई बात समझ में। जब लूप में चलोगे जितने प्रतिरोध मिलेंगे उन प्रतिरोध की जितना भी टर्मिनल वोल्टता होगी वो, और उस रास्ते में मिलने वाले विद्युत वाहक बलों, सेलों के विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0। जरूरी नहीं है कि प्लस आए, माइनस भी आ सकता है, माइनस ई हो सकता है, माइनस आई आर हो सकता है। कैसे होगा मैं बताऊंगा। ठीक है ना।
लेकिन अभी इतना यहाँ प्लस ही होगा, यहाँ माइनस नहीं आएगा। अभी कारण मैं अच्छे से समझा दूंगा, पहले इतना सोचो। रास्ते में चलते गए, टर्मिनल वोल्टता मिली और सेल का विद्युत वाहक बल मिला, उनका बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। उसी तरह यहाँ पे आ जाओ, किसी भी बंद लूप में जब चलोगे, एक कोना पकड़ के, तो रास्ते में 2 ठे प्रतिरोध मिला, इसकी टर्मिनल वोल्टता हो जाएगी V1 R1, हाँ I1 IR1, धारा तो एक का है ना, I, दोनों में धारा कितनी है? तो IR1, इसकी टर्मिनल वोल्टता IR2, ठीक है। ऐसे गए, विद्युत वाहक बल मिला प्लस E2, फिर आगे गए, फिर एक विद्युत वाहक बल मिला E1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी देख रहे हो, ये भी वोल्टता ही है, बस इसका नाम है टर्मिनल वोल्टता, और ये भी वोल्टता ही है, बस इसका नाम है विद्युत वाहक बल। तो टर्मिनल वोल्टता प्रतिरोधों पे होती है और विद्युत वाहक बल सेलों के पास होता है। तो टर्मिनल वोल्टता प्रतिरोधों की टर्मिनल वोल्टताओं तथा सेलों के विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग क्या है? 0 है कि नहीं? अब ये पूरा नियम एक साथ अगर बोलना है तो किसी भी बंद लूप में उपस्थित टर्मिनल वोल्टताओं और सेलों के विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। आई समझ में? मतलब जितना विद्युत वाहक बल हो, जितना टर्मिनल वोल्टता हो, कुलाइन को जोड़ दो, बराबर का लिख दो 0। बस ध्यान रखना, टर्मिनल वोल्टता लिखते समय I इंटू आर, ओम का नियम लगाना है। इसकी टर्मिनल वोल्टता इस वाले प्रतिरोध पे V बराबर क्या होगी? I इंटू, इसकी टर्मिनल वोल्टता V1 होगी, धारा I इंटू R1, V2 होगी I इंटू R2, प्लस E2 प्लस E1 बराबर 0। तो किसी बंद लूप में, यहाँ ले जगह ना, किरचॉफ का दूसरा नियम यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये किरचॉफ के नियम और विद्युत वाहक बल वाले टॉपिक के बीच का बॉर्डर है, बीच का नहीं, नीचे का। किसी बंद लूप में, किसी बंद लूप में उपस्थित प्रतिरोधों पर टर्मिनल वोल्टताओं का बीजगणितीय योग, टर्मिनल वोल्टताओं का बीजगणितीय योग और लूप में उपस्थित विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। इंग्लिश मत बोलो, 0 इंग्लिश है। क्या पता था अंग्रेजी है? अंग्रेजी पीती उती नहीं ना? अच्छा, खाने वाले समय में पी सकती हो। समझ में आया? देखने में कितना बड़ा लग रहा है, आओ कुछ ना, जितना टर्मिनल वोल्टता है उसका बीजगणितीय योग और विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग क्या होता है? यह लिखा है, कुछ और नहीं लिखा है, ठीक है ना।
किसी भी बंद लूप में उपस्थित प्रतिरोधों के टर्मिनल वोल्टताओं का बीजगणितीय योग और उपस्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों का, और लूप में उपस्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों का। सेलों के विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। बस तनी से एक चीज और पढ़ाऊंगा, फिर चैप्टर खत्म। चैप्टर खत्म होने का मतलब बस किरचॉफ के नियम से संबंधित न्यूमेरिकल रहेगा। कहोगे तो आज पढ़ा दूंगा, कहोगे तो कल। ठीक है। चिन्ह परिपाटी, तुम्हारी बात मैं कभी नहीं मानता हूँ, आज जरूर मानूंगा। मैं इस बार जरूर मान लेता हूँ, नहीं तो कहोगे नहीं, को बार बात नहीं मानते हैं, खाली लड़कों की सुनते हैं। वो गधा है। हाँ देखो, गधा कलर का टी शर्ट हो कोई। चलो देखो, चिन्ह परिपाटी क्या है। इसी दूसरे नियम पे ना बहुत निक सवाल मिलेंगे, देख लो। ये चिन्ह परिपाटी ही जरूरी है। ये नियम याद करके करोगे क्या जब लगाना ही नहीं आएगा? ठीक है ना, नियम लगाना भी तो आना चाहिए। पढ़ लिए लेकिन यूज कर ही नहीं पा रहे हो। देखो, पहला चिन्ह परिपाटी का पॉइंट क्या कर रहा है, हम ऐसे जा रहे थे, बिचवा में एक प्रतिरोध मिल गया। हम ऐसे जा रहे थे, ऐसे ऐसे, ये हमारे जाने की डायरेक्शन है और ये धारा की डायरेक्शन है। ये हम चल रहे हैं, ये कौन चल रहा है और ये कौन चल रहा है, दोनों की डायरेक्शन। अगर जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में धारा भी चल रही है और ये प्रतिरोध आर है, तो इनकी जो भी टर्मिनल वोल्टता होगी वो -I/R होगी। हमारे चलने की दिशा और धारा की दिशा अगर सेम है तो लिखोगे -IR। यहाँ लिखा हूँ ना IR, लिखा हो कि नहीं? यहाँ पे कब माइनस आएगा, जब जिस दिशा में मैं चल रहा हूँ उसी दिशा में धारा भी चल रही हो। तो मुझे क्या लिखना चाहिए? अब बताओ, मैं यहाँ पे सही लिखा हूँ? गड़बड़ है ना? तो अगर इसके आधार पे सवाल लगाने चल दोगे तो गलत तो हो ही जाएगा। मुझे बस यहाँ पे ये समझाना था, लेकिन जब यूज करने जाओगे तो ऐसे करना होगा। मुझे यहाँ क्या करना चाहिए? माइनस, तब जाके ये क्या होगा? सही होगा। आई बात समझ में? फिर मैं आगे गया, R2 मिला। R2 में भी धारा ऐसे जा रही है, मैं भी ऐसे ही आ रहा था, तो -I/R2 लिखना चाहिए कि नहीं? मैं क्या लिखा हूँ? प्लस। ये भी गलत है कि नहीं? है ना? मैं इसीलिए जानबूझ के पहले माइनस वाइनस नहीं लगाया। अब्बा लगा देता तो कहते कि जोड़ रहे हैं कि घटा रहे हैं। लिख रहे हैं बीजगणितीय योग, लिखिए बीजगणितीय अंतर। तो पहला नियम समझ में आया। चलो दूसरा, हम जा रहे थे ऐसे, बिचवा में मिल गया एक प्रतिरोध। हम जा रहे थे ऐसे, बिचवा में मिल गया एक प्रतिरोध। ये प्रतिरोधवा में धारा है बलक से आ रही है, धारावा में आई है, प्रतिरोधो आ रहा है, लेकिन इस बार डायरेक्शन देखो, हम चल रहे हैं ऐसे, धारावा जा रही है वैसे, डायरेक्शन विपरीत है कि नहीं? तो हम लिखेंगे +I/। समझ में आ रहा है ना? ये आना चाहिए एकदम। जिसके दिमाग से ये उड़ा वो कल 1 घंटा उड़ता ही रहेगा क्लास में, कुछ नहीं हवा लगेगी। ठीक है ना? ये पता होना चाहिए, जैसे हम चल रहे हैं वैसे ही अगर धारा बह रही है तो -IR, इधर हम चल रहे हैं धारा विपरीत जा रही है तो +IR। बस 2 ठे और है, ज़्यादा नहीं है। अभी तो प्रतिरोध का काम हुआ, यो बैठा रहे हैं 2 ठे। हम जा रहे थे ऐसे, एक सेल मिला और सेल का प्लस टर्मिनल पहले बैठा गया। तो जब प्लस पहले बैठाएगा जाते वक्त कौन मिला पहले? तो प्लस मिला तो मैं इसको -E लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा? और चौथा पॉइंट ये बोलता है, मैं जा रहा था ऐसे, गया पहले छोटका टर्मिनल, माइनसवा मिल गया। क्या मिल गया? पहले क्या मिल गया? तो इसका जो भी विद्युत वाहक बल होगा उसको मैं लिखूंगा
प्लस ई। बताओ ये सही लिखा हूँ? झूठे जौने तौने बोल देते हो, जा रहे हो ऐसे तो माइनस मिल रहा है ना, तो कहाँ लिखा हूँ? प्लस तो लगाऊँ। ध्यान से देखो कहाँ बोला हूँ। जाते वक्त अगर माइनस मिला तो प्लस ई लिखूंगा, और जा रहा हूँ तो माइनस ही मिल रहा है तो प्लस ई तो लिखा हूँ। नींद में आता मुकारी भर रहे हैं खाली। हाँ, ध्यान नहीं दे रहे हैं। बोला हूँ गलत सही लिखा हूँ तो कह रहे नहीं, जैसे इसको बोले थे नहीं, वो सही था। ठीक है, अच्छा इसमें बताओ सही लिखा हूँ? ये माइनस आई आर रहेगा ना, रहेगा कि नहीं? ऐसे जा रहे हैं, धरो ऐसे जा रही है, दोनों सेम डायरेक्शन हो गए, माइनस आई आर। अब छापो, चपेटर खत्म। चपेटर खत्म का एक बाद हुआ न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल कल बता दूंगा खत्म है। कहाँ माइनस है? पहले प्लस मिलेगा तब ना माइनस। तुम ऐसे ऐसे चल के आई, तुमको कहाँ मिला? तो प्लस ही लिखोगे ना। अगर मैं ऐसे ऐसे जाता तब इसको लिखता प्लस ई वन प्लस ई माइनस ई वन माइनस ई, क्योंकि प्लस मिलता।